आज से हम ट्वेल्थ क्लास का मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास का ये जो मैथ्स है ये सीबीएसई बोर्ड और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है सबके लिए है। और इसमें हम मेन फोकस रखेंगे एनसीईआरटी पे, हमारी नज़र रहेगी एनसीईआरटी पे। इसलिए नज़र रहेगी क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे मेन माना जाता है सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं सारे एग्जाम्स में और ये बेसिक होता है और एनसीईआरटी में लगभग ठीक ठाक नॉलेज होता ही है, उतना नॉलेज चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा भी और सारे बुक्स पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर आपको केवल बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो एनसीईआरटी बहुत है, अच्छा है, बेस्ट बुक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जो भी वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे और उस पर एक दो क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, तो इसके लिए एक वीडियो रहेगा। जैसे 2.1 है तो इसके लिए एक वीडियो रहेगा, फिर 2.2 के लिए एक वीडियो रहेगा। हर एक एक्सरसाइज के लिए मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल में हम समझाएंगे और बताएंगे, चाहे वीडियो जितना लंबा हो। ठीक है, अच्छे से समझा करके आपको वीडियो देंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन करके देंगे और बाय लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन हम इस टाइप का बता दिए तो ये नहीं बताएंगे, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे रहेगा, इसलिए पहले थ्योरी वाली वीडियो जाएंगी, कंसेप्ट वाली वीडियो जाएंगी, उसके बाद आएंगी सॉल्यूशन वाली वीडियो। इसलिए दोनों वीडियो आएगी, वीडियो में थोड़ा लेट सेट होगा क्योंकि टाइम कम मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली ट्वेल्थ का जो मैथ है इसमें हम लोग को 13 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 ऐसे करके सीरियल नंबर से 13 चैप्टर है। तो बात आता है कि 13 चैप्टर है तो ठीक है, हम लोग एक एक करके उठा करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पहला चैप्टर उठा करके आपको हम पढ़ाना शुरू करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये जो रिलेशन वाला चैप्टर है, अगर हम ये पहला चैप्टर ही अगर स्टार्ट कर दे तो हम लोग का रिलेशन खराब हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है। मतलब हार्ड क्या है, कोई चैप्टर हार्ड या आसान नहीं होता, वो पढ़ने के ऊपर है। पढ़ने वालों के लिए सब आसान होता है, जिसको जो समझ में आता है वो आसान होता है, जो समझ नहीं आता है वो भारी होता है। तो हम इसको भी बहुत ही आसान बनाकर पढ़ाएंगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। जो आप ट्वेल्थ के बाकी चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपका माइंड थोड़ा डेवलप करेगा, तब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस 13 चैप्टर में से एक सबसे आसान चैप्टर चूज करते हैं, जो पूरे 13 चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर है, और उसका नाम है मैट्रिसेस। ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से तीसरे नंबर पे आता है। ये सारा जो कैलकुलेशन किए हैं कि 13 चैप्टर है, ये सारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अगर आप आर डी शर्मा लीजिएगा तो उसमें चैप्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी, आर डी शर्मा में कुछ और होंगी, बाकी केसी सिन्हा में कुछ और होंगी, वो अलग अलग बात है। ठीक है, इसी में से डिवाइडेशन करके बनाया है, बाकी सबका सिलेबस ले देकर सेम ही रहता है। लेकिन एनसीईआरटी से 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर में तीसरे नंबर पर एक चैप्टर आता है, इसका नाम है मैट्रिसेस। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये इतना आसान चैप्टर है कि 6-7 क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है और 10th क्लास का भी बच्चा समझ सकता है। मतलब 6-7 से आगे इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशन का यूज आता है, इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का, तो 10th क्लास का बच्चा जानता है। 10th के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, 10th से पहले भी पढ़ सकते हैं अगर इसके इक्वेशन नहीं सोल्व करना हो तो। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें सिंपल सिंपल फंडे होते हैं, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे आसानी से, खेलते झूमते नाचते गाते, क्योंकि बहुत आसान है। और उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर किसको पढ़ना है। फिलहाल इसका मजा लेते हैं, तो चलिए हम लोग मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये सॉरी मैट्रिसेस जो लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में मैट्रिक्स से बना हुआ है। ये जो MATRIX है, मैट्रिक्स, एक्चुअल में ये चीज है, इससे ये इसका ये प्लूरल है। जैसे एप्पल होता है, एप्पल को आप लोग ऐसे लिखते हैं, हम भी ऐसे लिखते हैं एप्पल। ठीक है, और एप्पल में जब हम लोग एस लगा देते हैं तो हो जाता है एप्पल्स। ठीक है, तो अगर एप्पल के बारे में स्टडी करना हो, एप्पल के बारे में कोई चैप्टर बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे एप्पल को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको उसके चैप्टर का नाम रखेंगे एप्पल्स। ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे सेव के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत टाइप के सेव के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसका नाम रख देंगे एप्पल्स और ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैट्रिक्स का प्लूरल ये है मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स ओरिजिनल इसका चीज है, ओरिजिनल जो मीनिंग है वो मैट्रिक्स है।
और मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसका पुनर रूप इसके चैप्टर का नाम दिया गया है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का पुनरल होता है मैट्रिसेस। अब बात आती है कि आखिर में ये मैट्रिक्स क्या है। या मैट्रिक्स तो हम लोग पहले कभी सुने नहीं है। हाँ, एक मैट्रिक सुने हैं, मैट्रिकुलेशन सुने हैं, 10th को कहते हैं मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक कहते हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स कहाँ से है? क्या वही वाला मैट्रिक ये है? तो नहीं, ये अलग चीज है। हम लोग समझते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो बहुत सारे नंबर्स को अरेंजमेंट करने का जो तरीका है उसी को डिनोट करने के तरीका को मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अब एक बात समझिए, आखिर मैट्रिक्स को लाया क्यों गया। लेकिन क्यों लाया गया ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स है क्या। तो अगर बहुत सारे मेरे पास नंबर्स हैं, मान लिए 5 6 4 8 6 2, रिपीट नहीं करते हैं, मान लीजिए 7 लेते हैं, यहाँ 9 लेते हैं। मान लीजिए इतने नंबर्स हैं अपने पास, एक और नंबर ले लेते हैं 10, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर इसको सजा करके लिख दें, ऐसे लिख दें, मान लीजिए 5 6 4 8 7 2 9 10, ठीक है। और एक इसको बॉक्स में बंद कर दे प्रॉपर तरीका से, तो इस सजाने के तरीका को, इस सजाने की कला को, इस रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर ये बताता क्या है, यहाँ पे ये नंबर से क्या इंडिकेट करते हैं, क्यों ऐसे सजाया गया है, आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा, ऐसे ये ठीक नहीं था क्या, ऐसे गड़बड़ लग रहा था, क्यों सजाया गया। तो इस कहानी को हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स का आविष्कार क्यों किया गया और क्यों इसका जरूरत पड़ा। देखिए, आप एक चीज पढ़े होइएगा 10th क्लास में ही, क्या बोलते थे उसको बोलते थे, एक मिनट याद करते हैं क्या बोलते थे। हाँ, 10th क्लास में पढ़े हुए डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें बहुत सारे आपको डाटा दिए जाते थे और उससे आपको बहुत सारी चीजें निकालने पड़ते थे। तो उसी तरीके से बहुत सारे डाटा को सजा करके लिखने का तरीका मैट्रिक्स है। तो अगर हम मानते हैं कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और राम के पास मान लीजिए कि, ठीक है, 10 बुक्स हैं, ठीक है, और इसी राम के पास मान लेते हैं कि 5 पेन है, 5 पेन्स है, और फिर मान लेते हैं कि 6 मान लीजिए कि नोटबुक है, या फिर चलिए लिखते हैं सीधा कॉपी, ठीक है, 6 कॉपी है, लिख लेते हैं। फिर मानते हैं कि कोई रहीम है, इस रहीम नाम के आदमी के पास मान लेते हैं कि 5 बुक्स हैं, ठीक है, 6 पेन्स हैं, 6 पेन है, 6 पेन से लिखेंगे, और मान लेते हैं कि 4 कॉपीज है, सीधा इसको नोटबुक लिख सकते हैं, कॉपी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नोटबुक को शॉर्टकट में एन बुक्स लिख दें, एन बुक्स मतलब नोटबुक जगह कम है, एन बुक्स, ठीक है। एक और व्यक्ति कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि एक और है मोहन है, ठीक है, इसके पास 2 बुक्स हैं, 4 पेन्स हैं एंड 1 नोटबुक है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो इससे तो पूरा पता नहीं चल रहा है, अगर आप इसको देख करके तो बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट हम लोगों ने अपनाया है। अगर इसको कोई छोटा बच्चा देखता है जो कम से कम ये पढ़ लेता है, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर उसको लिखते सीधा सीधी कि राम हैज 10 बुक्स 5 पेन्स ऐसे करके लिखते तो वो क्लियर समझ पाता। लेकिन हम लोग तो इसको समझ सकते हैं कि हाँ यार राम डैश करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है। लेकिन इसको जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग 10th में जब पढ़ते थे और डाटा इंटरप्रिटेशन करते थे, टेबल बना के लिखते थे। टेबल में कैसे लिखते थे, ऐसे टेबल बनाते थे,
इधर नाम लिख देंगे और इधर बुक्स और इधर पेन और इधर पेंसिल, ठीक है। ऐसे एक टेबल बनाते थे हम लोग। आई होप कि ये टेबल आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हम लोग लिखते हैं नेम और इसमें लिखते हैं बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स अगर सच पूछे तो ये नंबर ऑफ बुक्स होगा, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। और ये होगा नंबर ऑफ नोटबुक्स, शॉर्टकट में एन भी लिखते हैं नोटबुक, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे कि जहाँ पे नेम इसमें लिख देते थे, राम है तो राम, राम के पास 10 बुक है तो 10 लिखते थे, 5 पेन है तो यहाँ 5 लिखते थे, और यहाँ 6 नोटबुक है तो 6 लिखते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे रहीम है तो रहीम, और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे में मोहन है तो मोहन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1। ऐसे हम लोग टेबल बनाते थे जब डाटा इंटरप्रिटेशन का हम लोग क्वेश्चन करते थे 10th क्लास में तब, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन को बताना इसमें आसान हो जाता था, इसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता था। और भी बहुत सारा डाटा होता तो भी हम लोग आसानी से लिख सकते थे। इसको आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता था। अब जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो इससे भी आसान बना दिया है। वो कह रहा है कि हई जो आप कॉलम बनाए हैं, इधर में हई कॉलम नहीं बनाना है और ना ही हई रो खींचना है, इसको हटा दीजिए। आप इतना काहे तामझाम कर रहे हैं, आप सीधा खाली इसी को लिखिए ना, खाली इसी को ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसी को ऐसे कर दीजिए, हो गया। हई सब लाइन हटा दीजिए, इस सारे किसी लाइन वाइन खींचने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रो में माना जाएगा। ये सारा लाइन ढकोसला है, कोई लाइन का जरूरत नहीं है। आप सीधा ऐसे दोनों तरफ से एक ब्रैकेट खींच दीजिए और बीच में सामने सामने अपने हिसाब से आप देख करके सामने सामने लिख लीजिए, क्योंकि अब आप छोटे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। अब आप लाइन से लिख सकते हैं और अब खुद आप समझ सकते हैं कि ये एक रो में है, ठीक है। अब आपको ये लाइन खींचने का जरूरत नहीं है, अब आपको ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, ना ही ये लिखने का जरूरत है। सीधा आप इतना लिख दीजिए, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है और इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों इसका जरूरत पड़ा, आसान बनाने के लिए। ये सारा लैंग्वेज कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। सीधा आप एक ब्रैकेट बनाइए और उसके अंदर कोई लाइन वाइन नहीं खींचना है, सीधा एक लाइन में एक सामने सामने आप लिखते जाइए, रो हो जाएगा। और इसके ऐसे सामने सामने लिखते जाइए, ये कॉलम हो जाएगा। रो कॉलम क्या होता है अभी आपको हम समझाते हैं, पहले आप समझिए मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसी चीज को मैट्रिक्स बोला गया, ठीक है, इसी का नाम मैट्रिक्स दिया गया। इसको बिग ब्रैकेट ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या फिर आप इसको स्मॉल ब्रैकेट ऐसे करके भी इसके अंदर भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सारे मैट्रिक्स में ये 9 एलिमेंट होते हैं, ये 1 2 3 थोड़े से 3 रो 3 कॉलम होते हैं। तो क्या होता है, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, सारे सवाल और सारे जवाब के साथ अभी मिलते हैं इस बोर्ड को मिटाने के बाद। चलिए, बोर्ड मिट गया है। एक मैट्रिक्स यहाँ पे अपने मन से लिखते हैं, ठीक है, और आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। 3 4 5 2 3 6 है यार, इसको बड़ा करने दीजिए। 1 6 5 यहाँ 6 नहीं रख के कोई और नंबर रखते हैं, रीजन आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दें, चलिए 9 रखते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 5 रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट से घेरते हैं, ठीक है। 3 रिपीट हो रहा है, इस 3 की जगह पे हम लोग 8 ले लेते हैं,
बाद में बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये एग्जाम्पल क्यों लिए। अब जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अब ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मैट्रिक्स है। हम जो बात आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक मैट्रिक्स है। अब आप ये समझिए जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ये मैट्रिक्स है और इसमें जो ये एक रो है एक किसी विशेष खास चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम बताते हैं कि इसके इधर राम लिखा हुआ था, तो ये बता रहा है कि राम के पास यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे उसमें उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर उस एग्जाम्पल को धरे तो राम के पास 3 बुक है और ये बता रहा है कि इसके पास 4 पेन है और ये बता रहा है कि इसके पास 5 नोटबुक है। उसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ यही चीज सेम चीज यहाँ बता रहा है रहीम के साथ और यहाँ बता रहा है मोहन के साथ। तो अब बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या ये 3 लाइन ही होगा, यहाँ पे कोई चौथा लाइन नहीं हो सकता था? एकदम हो सकता था। अगर राम के पास बुक पेन और नोटबुक के अलावा कोई और भी नया चीज हो, मान लीजिए कि राम के पास पेंसिल भी है 2, मान लिए कि इन सबों के पास पेंसिल भी है, तो एक पेंसिल का भी कॉलम बन सकता है ना। तो पेंसिल के कॉलम में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसके पास 2 पेंसिल है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, तो एक और कॉलम बन जाएगा। तो क्या अब ये मैट्रिक्स नहीं है? एकदम मैट्रिक्स है, ठीक है। इसलिए इसमें कितना भी कॉलम बन सकता है, क्या रो नहीं बन सकता है? मान लिया कि इसका कोई और दोस्त आ गया जिसका नाम है सोहन, ठीक है, तो एक और रो बन सकता है। ऐसे करके मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। रो किसको बोलते हैं? तो ऐसे जो नंबर सजा हुआ है ये लाइन से, इसको रो बोलते हैं। और कॉलम किसको बोलते हैं? तो ये वर्टिकल जो लाइन सजा हुआ है ये कॉलम है, सारा ये कॉलम है, ठीक है। और रो कौन है? तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन सजा हुआ है ये रो है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पीला से जो ड्रॉ कर रहे हैं ये रो है और ये जो भूरा रेड टाइप से ये ड्रॉ किए ये जो कॉलम है, ठीक है। तो क्या कोई एलिमेंट रो में हो सकता है जो कॉलम में भी हो सकता है? हाँ, जो भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी रो और कॉलम दोनों पे होगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये 8 है तो ये ध्यान से देखिएगा तो पहला और दूसरे रो पे है और पहला और दूसरे कॉलम पे भी है, ठीक है। अगर इस 6 को ध्यान से देखिएगा तो ये दूसरे रो पर है और कॉलम में 1 2 3 तीसरे कॉलम पे है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि काहे हम कॉलम इधर से नहीं काउंट कर सकते हैं कि 1 2, तो नहीं, जब भी आपको रो काउंट करना है ऊपर से काउंट करना है और कॉलम काउंट करना है तो आपको इधर बाएं से दाहिने जाना है, इधर से ऐसे जाना है और रो काउंट करने के लिए आपको ऊपर से नीचे आना है ऐसे, ठीक है। तो विशेष कुछ चीजों को फॉलो करना है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या इस मैट्रिक्स के अंदर कोई नंबर रिपीट हो सकता है? तो एकदम हो सकता है। अब इसका जवाब ऐसे ले सकते हैं कि क्या राम के पास 3 बुक है तो रहीम के पास 3 बुक नहीं हो सकते हैं क्या? कोई जरूरी है राम के पास 3 बुक है तो रहीम 3 बुक नहीं रख सकता है? वो भी 3 बुक रख सकता है। हो सकता है कि उसके पास भी 3 ही बुक हो, तो यहाँ 3 3 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स के अंदर नंबर इक्वल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या मैट्रिक्स के अंदर के सारे नंबर इक्वल हो सकते हैं? तो हाँ, मान लीजिए ऐसे 3 3 3 3, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है और सारे नंबर इक्वल हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारे नंबर के बदले एक ही नंबर 3 रख देते हैं, नहीं, ये सारे का मतलब अलग अलग है, ठीक है। इसको एक्सचेंज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स होते हैं जहां लिखे रहते हैं वहीं उसको रख सकते हैं, उसको हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक विशेष पर्टिकुलर नंबर को बता रहा है, विशेष चीज को इंडिकेट कर रहा है। वो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ 3 को उठाकर यहाँ रख दिए, 7 को यहाँ रख दिए, इसको यहाँ ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक विशेष क्रम में है और ये जहाँ जिस जगह पे है उसका एक विशेष मीनिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर के नंबर्स इक्वल भी हो सकते हैं और इसके अंदर जितना नंबर हो सकते हैं वो रो और कॉलम में सजे होंगे और रो और कॉलम की नंबर्स कितना भी हो सकते हैं। अब आती है कि एलिमेंट क्या होता है। तो इसके अंदर जितने भी ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं ये सारे एलिमेंट हैं। तो फिलहाल इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, हम लोग कह सकते हैं। तो अब बात आता है कि क्या किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होने का कोई लिमिट है? क्या कोई एक बाउंड्री है कि 1000 से ज्यादा एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ लिमिट है? तो नहीं, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि किसी मैट्रिक्स में इतना ही एलिमेंट हो सकते हैं, और ना ही कम होने का रूल रेगुलेशन है कि कम से कम इतना एलिमेंट हो सकते हैं मैट्रिक्स में। ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हाँ, रो और कॉलम में ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जितने भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर होते हैं वो सारे रो और कॉलम में सजे होते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये चारों नंबर के बीच में आप यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिख दिए, 3 लिख दिए। अब कहिएगा कि 3 भी अब इसका मेंबर है, ये मैट्रिक्स का मेंबर है, मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, तो ये कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि ये 3 ना किसी रो पे है ना किसी कॉलम पे है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे किसी न किसी रो और कॉलम दोनों पे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये 3 जो है ये हम नया यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर दिए कि मान लीजिए कि दूसरा कॉलम है और दूसरे कॉलम पे स्थित है, तो नहीं, गलत है। केवल कॉलम पे स्थित होने से नहीं होगा, एक नया आपको रो भी बनाना होगा जिसपे ये 3 स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इस 3 के बारे में हम कहेंगे कि ये फलाने रो और फलाने कॉलम पे स्थित है, तब जाके इसका एग्जिस्टेंस स्वीकार होगा। क्योंकि कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर का जो होता है वो किसी न किसी रो पर भी होता है और किसी न किसी कॉलम पे भी होता है। ठीक है, तो जब ये बात आती है तो मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहें कि किसी मैट्रिक्स के अंदर में 3 नंबर्स हैं, 3 गो एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के अंदर में, कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर में 3 एलिमेंट्स है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप ऐसा किसी मैट्रिक्स की कल्पना कर सकते हैं जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो? एकदम हो सकता है। क्या करेंगे, 3 2 1 या फिर यहाँ 0 लिखते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बना देंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर 1 क्या है, कॉलम है, और 1 2 3 3 रो है। ठीक है, 3 रो और 1 कॉलम है, और ये भी एक मैट्रिक्स है। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर में कितना भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब वो उसके रो और कॉलम पे डिपेंड करता है कि वो कितना रो का मैट्रिक्स है और कितना कॉलम का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक चीज आता है कि ऑर्डर क्या है भाई। ऑर्डर के बारे में आप सुने होइएगा कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। किसी मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है इसको काउंट करके लिख देना ही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो बड़ा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें कितने रो है, 1 2 3 1 2 3 3 रो है, तो इसको लिखेंगे 3। ठीक है, और कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, और बीच में ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मल्टीप्लाई इसको पढ़ते नहीं है, ये मल्टीप्लाई होता नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाई। कोई जगह ये क्या बोल रहे हैं, लिख रहे हैं मल्टीप्लाई कह रहे हैं बाई, आप नया चीज सिखा रहे हैं कि मल्टीप्लाई को बाई बोले, नहीं बोलेंगे, क्या है बोले, बताते हैं, अब बोलते हैं। आप सुने होइएगा जब घर में मिस्त्री आते हैं वो गेट वोट लगाने या खिड़की उड़की, तो बोलते हैं 4x3 का खिड़की लगेगा, और लिखते हैं इसे 4x3, तो यहाँ तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, करते हैं ना कि 6 फीट का गेट लगेगा और वो 3 फीट का उसका चौड़ाई होगा, 6 फीट का हाइट हो, तो वो ऐसे लिखते हैं 6x3 और पढ़ते हैं 6 × 3 लिखते हैं और पढ़ते हैं 6/3 और बोलते हैं कि आप 6/3 का मंगवा लीजिए गेट या फिर बनवा लीजिए। तो 6/3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो साइज को बताता है। ठीक है, उसी तरीके से मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इसके साइज को बताता है। ये 3/4 ही बताता है कि ये मैट्रिक्स कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि ये इसके अंदर के रो और कॉलम को रखता है, और किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम से ही पता चलता है कि वो मैट्रिक्स कितना बड़ा बनेगा, उसका साइज कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये साइज को ही बताता है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई और पढ़ते हैं बाई। तो ये मैट्रिक्स जो है ये 3/4 का मैट्रिक्स है, और इसको यहाँ कोना पे लिखते हैं, यहाँ तो हम ये लिख दिए हैं, तो हम आपको बताते हैं कैसे लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है,
ये जो मैट्रिक्स हम लिखे इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑर्डर में हम लोग हमेशा पहले रो को लिखते हैं और उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो इसमें कितने रो है काउंट करेंगे, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 एक है, तो पहले रो को लिखेंगे, रो के संख्या को लिखेंगे, तो रो का संख्या कितना है 3 है, और बाई लिखेंगे, कॉलम की संख्या कितना है 1 है, और इसको हमेशा नीचे वाले कोन पे इसी जगह पे लिखते हैं मैट्रिक्स पे, और ये डिनोट करता है ऑर्डर को। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, जो बड़ा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर। अब हम लोग लिखे थे इसका ऑर्डर कितना था, 1 2 3 रो और बाई 1 2 3 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/4 हुआ इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, अब एक चीज आता है कि हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट क्या चीज से करते हैं। जैसे कि हर चीज को मैथ में बहुत सारी चीजों को डिनोट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल होता है, तो उसी तरीके से मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए बहुत सारे सिंबल है, बहुत सारे क्या है, उसको अगर एक लाइन में आप समझना चाहें तो ABCD का जो कैपिटल लेटर होता है। अब ABCD हम बोल रहे हैं तो ये मत समझिएगा A है B है C है D है, इतना ही है। ABCD बोल रहे हैं तो जेड तक थोड़े एक लाइन से बोलेंगे, ABCDEFG चाहिए, हम ABCD थोड़े पढ़ने आए हैं। तो आप समझ जाइएगा कि इसके आगे वाला भी बात है, ऐसे ऐसे करते करते जेड तक। तो ये जितने भी लेटर है, इस सारे लेटर से हम मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि इसका हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे, हाई ये नहीं लिखेंगे, हाई भी नहीं लिखेंगे, समझे ना। तो कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो इसके ABCD के किसी भी लेटर से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मानते हैं कि ये A है, A मैट्रिक्स है, तो ये बराबर इसको मान सकते हैं। तो इतना तक उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं। हम लोग पहले सबसे पहले समझे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स बहुत सारे नंबर्स के अरेंजमेंट को कहते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर्स को अरेंज करके हम लिखे हैं रो और कॉलम में, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझे हैं। उसके बाद समझे हैं कि मैट्रिक्स में बहुत सारे रो होते हैं और उसके बाद कॉलम होते हैं। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, समझे हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल, ये जो नंबर्स हॉरिजेंटल लाइन में जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकली लिखा हुआ है जो लाइन है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझे हैं कि जो रो और कॉलम को होता है, जो रो और कॉलम होता है उसको यहाँ पे कोना पे लिख देते हैं, और इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि पहले रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं बाई। और उसके बाद मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वो कैपिटल लेटर ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है। इतना बात हम लोग अभी तक समझे हैं आज की क्लास में। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग को क्या समझना है कि मैट्रिक्स को डिनोट करने का हम लोग के पास तरीका है कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर A से डिनोट कर सकते हैं, B से डिनोट कर सकते हैं, C से डिनोट कर सकते हैं, डॉट 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 Z किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी डिनोट करने का कोई तरीका है? क्या इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी हम लोग किसी खास चीजों से डिनोट कर सकते हैं? तो हाँ, इसके अंदर के एलिमेंट को भी हम लोग किसी पर्टिकुलर सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए उसको हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई A मैट्रिक्स है, इसी A मैट्रिक्स का हम लोग कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये पहला रो सबको हम लोग A लिख देते हैं पहले, A। ठीक है, एक बात आपके दिमाग में बड़ी जोर से चल रहा होगा कि क्या सबको ऐसे ही डिनोट करेंगे, तब तो सारा नंबर एक ही हो जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर ये 9 को हम 9 ठो A लिखे हैं, इसका क्या मतलब है भाई कि सारे एलिमेंट इक्वल हैं? तो नहीं, अभी इसमें कुछ और चीज बाकी है। अब सारे नंबर को हम लोग A से डिनोट तो करा दिए, लेकिन समस्या ये है कि सारा नंबर इक्वल थोड़ी हो सकता है, सब तो अलग अलग होगा। तो अब सारे को करने के लिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि इसको A1 लिखे, A2 लिखे, A3 लिखे, A4 लिखे, A5 A6 A9 तक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको डिनोट करने का कुछ और लॉजिकल तरीका बनाया। वो लोग क्या किए, बोले कि ये ध्यान से देखिएगा, तो ये पहला रो है,
एक मिनट, एक्चुअली लाइट कट गया था तो वीडियो को पॉज करना पड़ा है, तो अभी लाइट आया है। ठीक है, समझते हम लोग कहाँ थे। हाँ, यहाँ इसको इसके अंदर के एलिमेंट्स को डिनोट करने का बात चल रहा था कि मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ सब ए हम लिख दिए थे, तो आते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसका बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल तरीका ढूंढा। कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पहले रो पे है ना, तो हम लोग इसमें सबको A1 लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको हम फाइट से लिखते हैं। बोला वैज्ञानिकों ने कि यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और ये दूसरे रो पे है ना तो 2 लिखेंगे, और ये तीसरे रो पे है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी एक बात फंस आ रही थी कि ये इस रो पे जो जितने एलिमेंट आएंगे वो सब क्या A1 ही होंगे, सब इक्वल ही होंगे? नहीं ना। तो फिर कहा गया कि ठीक है, अभी सुनिए, अभी बात पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी देखिए कि ये इस रो पे है ना, इस रो पे ये 3 एलिमेंट है, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले कॉलम पे भी है ना, तो यहाँ पे ये कॉलम के संख्या को डिनोट करेगा। 1 भी एक आएगा बगल में, और ये पहला वाला 1 डिनोट करता है कि ये पहले रो पे है, और दूसरा वाला 1 डिनोट करता है कि ये पहले कॉलम पे है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 लिखा गया। 2 इसलिए लिखा गया कि ये दूसरे कॉलम पे है। ठीक है, और यहाँ पे 3 लिखा गया, और वो 3 इसलिए क्योंकि ये तीसरे कॉलम पे आता है। उसी तरीके से फिर ये पहले कॉलम पे आता है इसलिए यहाँ 1 लिखा गया, फिर ये पहले कॉलम पे आता है इसलिए यहाँ 1 लिखा गया, दूसरे कॉलम पे आता है इसलिए यहाँ 2 लिखा गया, या तीसरे कॉलम पे आता है तो यहाँ 3 लिखा गया। सॉरी, दूसरे कॉलम पे है ना, ये तो 2 लिखा जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3। और इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को डिनोट करने का एक तरीका बनाया गया। कहा गया कि मैट्रिक्स में जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा उसको हम लोग A11 बोलेंगे। वैसे इसको A11 बोलना सही ऑफिशियल नहीं है, ये इसको बोला जाए अगर ऑफिशियली तो ये A11 है। और इस पहले 1 का मतलब है कि ये पहले रो पे स्थित है, और दूसरे वाले 1 का मतलब है कि ये पहले कॉलम पे स्थित है। उसी तरीके से ये A12 है, यहाँ पे पहले वाला 1 बताता है कि ये पहले रो पे है, और ये दूसरा वाला 2 जो बताता है कि ये दूसरे कॉलम पे है। उसी तरीके से सारे एलिमेंट में आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ A32 लिखा हुआ है, A32 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पहला वाला 3 बता रहा है कि ये तीसरे कॉलम पे है, और ये दूसरा वाला 2 बता रहा है कि ये दूसरे कॉलम पे है। ये 3 बता रहा है कि तीसरे रो पे है, और ये 2 बता रहा है ये दूसरे कॉलम पे है। तो ऐसे करके मैट्रिक्स को डिनोट किया गया। लेकिन आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट थोड़ी ना होते हैं, मैट्रिक्स में तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना। मान लीजिए कि यहाँ एक और रो बन जाए, सॉरी एक और कॉलम बन जाए, तो क्या लिखोगे आप? तो सिंपल बात है, इसीलिए तो ऐसा लॉजिकल सांकेतिक चीज बनाया गया है ताकि कितना भी इसमें एलिमेंट आए तो उसको डिनोट करने में परेशानी नहीं हो। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, ए जब लिखे थे तो हम चाहते तो इसको A1 A2 A3 A4 A9 तक लिख देते, डिनोट ही तो करना था, हो जाता डिनोट। लेकिन परेशानी ये था कि मान लीजिए इसमें हजारों एलिमेंट आ जाएंगे तो क्या A1000 लिखेंगे? बहुत परेशानी बढ़ जाएगी ना। इसलिए लॉजिकल इसको सोचा गया है और लॉजिकल तरीके से इसको डील किया गया है। तो इसके बारे में कहा गया है कि ऐसे ही ये बढ़ते रहेगा, और ये कहाँ तक जाएगा तो बताते हैं कहाँ तक जाएगा। और ये नीचे भी बढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पहला रो है, अच्छा अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये इतना बड़ा मैट्रिक्स बन गया, ठीक। ये जो पहला एलिमेंट है, सॉरी ये पहला जो रो है, इस सारे रो पे ये पहले तो 1 है 1 है 1 है, सब में पहला लेटर क्या है? 1 है, तो लास्ट वाला पे भी 1 आएगा, क्योंकि 1 इसलिए आएगा क्योंकि ये ओवरऑल तो ये पहले रो पे ही है ना।
अब ये कॉलम कौन सा ये पता नहीं है, क्योंकि ये है, इसके बाद पता नहीं इसके बीच में कितने कॉलम है, डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग m/n मानते हैं, तो m किस चीज को डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है इसमें नंबर ऑफ रो के। तो जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतना ही तो लास्ट में होगा ना। जैसे कि यहाँ तक हम लोग मैट्रिक्स बनाए थे, तो यहाँ 3 रो था, तब ना 3/3 आ रहा था, तो यहाँ 3 लिखा गया था। तो यहाँ n हम लोग n कॉलम का बना रहे हैं, n कॉलम का बना रहे हैं और m रो का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा, पांचवा, 10वां, ऐसे करते करते यहाँ कितना आएगा, nवां कॉलम आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 1 जो है रो को डिनोट कर रहा है कि ये पहले रो पे है, लेकिन किस कॉलम पे है, तो nवां कॉलम पे है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, छठा करते करते ये nवां कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम कौन सा है, nवां कॉलम है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से अब आप बताइएगा कि ये जो है ए, यहाँ पे ये ए है, ये दूसरे रो पे है, तो यहाँ 2 होगा, ये तीसरे रो पे है तो यहाँ 3 होगा, ये चौथे रो पे है, सॉरी ये चौथा रो नहीं है, आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये सारा का सारा nवां कॉलम पे है, तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा, और यहाँ अभी n नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक लिखे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समझिएगा, ये पहला रो हुआ, दूसरा रो हुआ, तीसरा रो हुआ, चौथा, पांचवा, छठा करते करते ये यहाँ पे nवां रो पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये nवां रो है, ये nवां रो बहुत बड़ा चीज आपको सिखा रहे हैं, समझे ना। ये सबको नहीं सिखाता है और 12th क्लास में इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिखा रहे हैं, ध्यान से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये पहला रो हुआ, दूसरा रो हुआ, तीसरा रो हुआ, चौथा, पांचवा, छठा करते करते ये nवां रो हम लोग का चल रहा है। ये जो रो है, ये nवां रो है, nth रो है, ठीक है। और ये जो कॉलम था, ये कौन सा कॉलम था, nth कॉलम था, ठीक है। चलिए, तो इस nवां रो इस nवां ये चूंकि रो है, तो तो यहाँ सबसे फर्स्ट लेटर जो होगा सब में n होगा, क्योंकि ये nवां रो है। ये दिख रहा है ना, छोटा सा हो गया यहाँ पे, बच्चों सा दिखना चाहिए। अब बात आती है कॉलम की, कि कॉलम कौन सा है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि पहला कॉलम है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये दूसरा कॉलम है, तो यहाँ ये 2 लिखेंगे, तीसरा कॉलम है 3 लिखेंगे। अब इसके बाद पता नहीं इसके अंदर कितने कॉलम आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते करते यहाँ ये nवां कॉलम आया है, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी nवां नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हुई है। हम लोग को रो में ध्यान रखना है कि mवां रो तक हम लोग जा रहे हैं ना। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चूंकि इसका ऑर्डर क्या है, m ऑर्डर है ना, रो की संख्या m है, n तो कॉलम की संख्या थी ना, तो यहाँ पे हम लोग m लिखेंगे, गड़बड़ हो गया है, यहाँ m लिखना है, ठीक है। क्योंकि रो की संख्या तो m है ना, इसमें इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिए m/n, तो रो की संख्या कितनी होगी, m। तो पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते ये mवां रो तक जा रहा है, तो m, ठीक है। और यहाँ भी होगा m, ठीक है। और उसके बाद ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, और ये चौथा, पांचवा, छठा करते करते ये nवां कॉलम तक जा रहा है, क्योंकि कॉलम का नंबर है n, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एलिमेंट्स को डिनोट करने का तरीका, लेकिन इसका भी शॉर्टकट है। इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग एक लाइन में ऐसे लिख देते हैं, बस। ये जो भारी भरकम पूरा लिखे हैं, इसको एक लाइन में ऐसे लिख देंगे, ये भी
इस पूरे के बराबर में है, ये इसी चीज को डिनोट कर रहा है। ये का है भाई, समझिए का है। a इज इक्वल टू, बीच वाला नहीं लिखेगा, सीधा इतना लिखेगा हो जाएगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि ये भी तो देखिए i और j के बारे में देखिए, यहाँ समझिएगा। i और j एक सिंबल है, ठीक है। i का वैल्यू यहाँ 1 से लेकर m तक होगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट m तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो रो की नंबर ऑफ रो है वो जो है वो m है, m तक जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ j का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते n तक जाएगा, और ये ऐसा एक मैट्रिक्स बनाएगा। देखिए पहले इसके जगह पे हम लोग i के जगह पे 1 रखेंगे पहले, फिर j के जगह पे 1 रखेंगे तो a11 बनेगा, फिर i के जगह पे 1 रखेंगे, j के जगह पे 2 रखेंगे तो a12 बनेगा। इस चीज को अच्छे से समझते हैं, पहले इसको मिटाते हैं और इस चीज को और बारीकी से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज 1A में हम लोग को ये पढ़ना भी है। देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a i j, और ये ब्रैकेट का सिंबल और ये 2/2, तो ये तो एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसमें एक ही एलिमेंट आपको दिख रहा होगा और यहाँ एक बुझावल बुझाया गया कि i है j है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 2/2 ऑर्डर है ना, तो 2/2 ऑर्डर के हिसाब से एक मैट्रिक्स का ये बना लेते हैं, और यहाँ a लिखते हैं, यहाँ भी a लिखते हैं, यहाँ a लिखते हैं और यहाँ a लिखते हैं, ठीक। अब i के जगह पे चूंकि i देखिए ये जो ऑर्डर है ये i/j होता है। ये i यहाँ पे आपको जैसा कि हम बताए हैं पहले ही कि ये जो इसका पहला नंबर होता है a के बगल में, ये रो को डिनोट करता है, और ये दूसरा जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ रो को डिनोट करने का तरीका है i, और नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करने का तरीका है j। जैसे कि एलिमेंट को डिनोट करने के लिए ये आता था a11, उसी तरीके से नंबर ऑफ रो को डिनोट करने के लिए ये i आया है, और नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करने के लिए j आया है, जैसे मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए a आया था, ठीक है। तो यहाँ i के जगह पे i के बारे में कहा गया है कि ये 2 है, तो यहाँ 2/2 का ये मैट्रिक्स है, तो i का मतलब हुआ कि i का वैल्यू 1 लेना है और 2 लेना है, 2 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पहले 1 लेंगे फिर यहाँ 2 लेंगे, क्योंकि ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, ये 1 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब कॉलम के बारे में भी वही सेम चीज कहा गया, तो सेम चीज चिपका देंगे, सॉरी यहाँ ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम हो गया, तो इससे एक मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे ये कहा रहा था कि 2/3 है, ठीक है, तब क्या होता, तब रो तो ये सेम 2 ही रहता, कॉलम का संख्या बढ़ जाता है। इसमें एक और कॉलम का हम लोग निर्माण करते हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये तीसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, और कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनता। अगर यहाँ भी 3 रहता तब क्या होता, तो एक और रो बढ़ जाता, यहाँ कैसे बनाते, यहाँ बनाते, यहाँ बनाते, और ये तीसरा रो हो जाता, और कॉलम कौन सा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनता। समझ में आ रहा है। तो ये एक छोटा सा चीज ये इतने बड़े मैट्रिक्स को बना रहा है, तो इससे भी बड़े मैट्रिक्स को बनाएगा, ये डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पे, ठीक है। तो इससे हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आप समझे होंगे कि कैसे मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इसको यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इस पे आधारित क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक चीज और इसमें आपको बताना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर वो बता देंगे तो जो हम लोग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम गलती से 1A बोल दिए थे पहले, वो 3.1 है चैप्टर एक्सरसाइज, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग आइए पहले समझते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, 2 या फिर 3 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। जैसे कि अब जानते हैं कि 5 5 इक्वल होता है,
ठीक है, क्यों होता है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, छोड़िए इस बात को। यहाँ सीधा आप समझिए कि दो को मैट्रिक्स अगर ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, तो दोनों इक्वल कब माने जाएंगे? कि इसके अंदर 2 3 यहाँ 4 5 है और यहाँ अगर रख दे 5 4 2 3, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है? क्योंकि दोनों के अंदर का एलिमेंट ओवरऑल देखा जाए तो 2 3 4 और 5 ही है। इस 2 3 4 5 एलिमेंट से ही ये मैट्रिक्स बना है और ये मैट्रिक्स भी बना है। दोनों के अंदर में यही 4 एलिमेंट है, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है? इस बात को आप बताइए। और अगर इस चीज को समझ गए तो आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को समझ जाएंगे। वही चीज होता है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे ये हम लोग को समझना है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। तो क्या हम इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मानेंगे? नहीं। इक्वल क्यों नहीं मानेंगे? याद करिए, आपको शुरू में हम एक कहानी बताए थे राम रहीम और मोहन का, और हम आपको बताए थे कि मैट्रिक्स का जो हर एक एलिमेंट है वो किसी विशेष चीज को, विशेष नंबर को, विशेष सामग्री को इंडिकेट करता है। तो अगर यहाँ 5 है तो हो सकता है, जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लिए थे उसमें ये बुक को डिनोट कर रहा हो सकता है ये बुक को डिनोट कर रहा हो कि किसी राम नाम के व्यक्ति के पास 5 बुक है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखा जाए तो उसके पास तो 2 बुक है। राम नाम के व्यक्ति के पास यहाँ 2 बुक है, यहाँ 5 बुक है, तो वो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ देखा जाए तो ये पेन को मान लीजिए डिनोट करता है, तो यहाँ इसके पास 3 पेन हो जाएगा और यहाँ उसी व्यक्ति के पास यहाँ 4 पेन हो जाएगा, कभी नहीं इक्वल है। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा किया जाए तो इसके पास 4 बुक है, इसके पास 2 बुक है, इसके पास 5 पेन है, इसके पास 3 पेन है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये हमेशा डोंट इक्वल होगा। बात आता है तब दो मैट्रिक्स इक्वल कभी नहीं होगा क्या कभी दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल नहीं बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। दोनों को सेम लिख दीजिए, 2 3 4 6 इज इक्वल टू 2 3 4 6। अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे 5 इज इक्वल टू 5, बस वही बात है। किसी मैट्रिक्स को वही सेम चीज इधर फोटोकॉपी उतार दीजिए तो बीच में आप इक्वल का सिंबल एकदम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 5 लिखे हैं तो इसको 5 के ही इक्वल हम कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इस सिंपल सा लॉजिक से बहुत सारे बातें सामने आती है। जैसे कि अगर हम इस यहाँ 3 को मिटा दें और यहाँ a लिख दें तो हम कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब खटाक से आप कहना होगा कि a इज इक्वल टू यहाँ 3 होगा। कैसे? क्योंकि अब यहाँ एक बात सामने निकल कर आती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उस दोनों मैट्रिक्स के अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये संगत, इंग्लिश को हिंदी बोलने से थोड़ी समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये इसका A11 के जगह पे, यहाँ A11 के जगह पे कितना है? 2 है, तो इसके A11 के जगह पे भी 2 होना चाहिए। इसके A12 के जगह पे इसके A12 की जगह पे 3 था, तो इसके भी A12 के जगह पे 3 है। ऐसे ही करके जितने भी एलिमेंट है वो आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ A21 है तो A21 के जगह पे 4 है, तो इसके A21 के जगह पे भी 4 है। इसके A22 के जगह पे 6 है, तो इसके भी A22 के जगह पे 6 है। तब ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वल माना गया। समझ में आ रहा है ना? किस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल माना जाएगा? तो उसी दोनों मैट्रिक्स को इक्वल माना जाएगा जिसके हर एक एलिमेंट, उसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक दो बातें यहाँ से और सामने आती है। तो हम लोगों के साथ खेल करता है, क्वेश्चन ऐसे देता है कि अगर इफ टू मैट्रिसेस, और दे देगा दो मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड b, ठीक है। और फिर दे देगा a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स a प्लस b 2 3 a माइनस b एंड b इज इक्वल टू 3 6 5 2। सॉरी, यहाँ पे 3 देना कंपलसरी है, यहाँ 2 देना कंपलसरी है, यहाँ जो भी दो खाली 4, ठीक है। ऐसे दे देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये a और b इक्वल है तो आप भाई स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू निकालिए। तो कुछ नहीं है, बस इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल करा देना है, a प्लस b और 2 और ये 3 और a माइनस b, ठीक है। और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं 3 2 3, ऐसे क्वेश्चन देता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में खासकर आपको दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा तो ये 2 2 के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये 3 3 के इक्वल है ही, तो ये a प्लस बी इक्वल किसके हो जाएगा 3 के, और ये a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 4 के। तो यानी हम लोग यहाँ से करते हैं इक्वेटिंग करके, और a प्लस बी का जो वैल्यू निकालते हैं वो आता है 3, और a माइनस बी का जो वैल्यू आता है वो आता है a प्लस बी का वैल्यू 3 और a माइनस बी का वैल्यू 4, ठीक है। और इसी इक्वेशन को सोल्व करके और b का वैल्यू निकाल कर बता देते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सोल्व करने के लिए इस टाइप से। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें तो हम आपको क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जिससे वो क्वेश्चन सारे बने, और बाकी का डिस्कशन हम लोग उसी वीडियो में करेंगे। और उसमें 3.1 के हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, पूरे सॉल्यूशन के साथ, लैंग्वेज के साथ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ।